रात के 12 बजे जब सरदार तैमूर खान ने अपने कमरे में एक लड़की को दुल्हन के रूप में देखा तो वो हैरान रह गया। अगले ही पल वो उसे पहचान चुका था। अमरीन उसकी आंखों में उठते गुस्से को देखकर सहम गई। मैं सिर्फ एक रात की मेहमान हूँ, मुझे सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुम्हें कहीं भी जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसकी डोरियां खोलने लगा। मुझे बताओ, जुनैद खान से तुम्हारा क्या संबंध है? उसके भारी शरीर के नीचे अमरीन की धड़कनें दबकर लाल हो गई थीं। ये देखकर सरदार तैमूर के जज्बात एकदम से भड़क उठे। अगले ही पल वो उन धड़कनों को अपनी मुट्ठी में जकड़ता हुआ होठों से पीने, मुझसे दूर हो जाएं वरना मैं आपको जान से मार दूंगी। दुल्हन के लिबास में खड़ी अमरीन ने सरदार तैमूर खान को धमकी भरे लहजे में कहा। वो उसके इस अंदाज पर ठिठक गया। एक तो ये लड़की किसी आफत की तरह उसके सिर पर टूट पड़ी थी, बिना इजाज़त दुल्हन बनी उसके कमरे में मौजूद थी और अब माफ़ी मांगने की बजाय उसे ही आंखें दिखा रही थी। जबान संभाल कर बात करो और अभी इसी वक्त बिस्तर से नीचे उतर जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। आप दुनिया के सबसे जालिम इंसान हैं। इस बार सरदार तैमूर ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। आज तक कभी किसी ने उससे इस तरह की बात नहीं की थी और ये लड़की लगातार उससे बहस किए जा रही थी। ज़्यादा बोलने वाली औरतों से उसे बेहद नफरत थी। तुम्हें क्या लगता है ये बांस तुम्हें मुझसे बचा लेगा? हाँ, अगर आप पास आए तो मैं यही बांस आपके सर पर मार कर आपका सिर फोड़ दूंगी। अमरीन की बात पर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान दबाई थी। ये लड़की सच में पागल थी। कुछ पल वो नजरें झुकाकर खड़ा रहा, फिर अचानक फुर्ती से अमरीन की तरफ बढ़ा और एक ही झटके में उसे अपनी ओर खींच लिया। संतुलन बिगड़ने पर अमरीन बिस्तर पर गिर गई थी और अब वो उसके बिल्कुल ऊपर झुक आया था। उसने अमरीन के दोनों हाथ मजबूती से जकड़ रखे थे और उसके चेहरे के हर नए नक्श को गौर से देख रहा था। वो उसके हाथों से वास छीनकर दूर फेंक चुका था। मेरे घर में, मेरे ही कमरे में, मेरे ही बेड पर बैठकर तुम मुझे ही आंखें दिखा रही हो? वो उंगलियों के पोरों से अमरीन के गाल छूते हुए पूछने लगा। उसकी पकड़ में अमरीन हल्के से तड़पी थी। मुझसे दूर हो जाए वरना। बात करते करते वो अचानक चुप हो गई, क्योंकि सामने उसका वही दुश्मन खड़ा था जिसकी दया पर उसकी जान टिकी थी। आई एम सॉरी। वो तुरंत लाइन पर लौट आई थी और नजरें झुकाकर माफ़ी मांग ली। कुछ पल तो खामोशी से गुजर गए। अब जरा पीछे हो जाइए। आपको जरा भी एहसास है कि आपने अपना हाथी जैसा मोटा शरीर मुझ नाजुक सी लड़की पर डाला हुआ है और मेरी क्या हालत हो रही होगी? अमरीन ने झुंझलाकर कहा तो वो उसे कड़वी नज़रों से देखते हुए दूर हटा। उसके दूर हटते ही अमरीन भी झट से बेड से नीचे उतरकर खड़ी हुई थी। मुझे बताओ अब कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम अमरीन है और मुझे यहाँ पर रामीन लेकर आई है, उसने मासूमियत से पलकें झपकाते हुए कहा तो तैमूर बुरी तरह चौंक गया। रामीन उसके चाचा की बेटी थी जो छुट्टियां बिताने के लिए उनके घर ठहरने के लिए आई हुई थी। तो फिर तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इस बार उसने अमरीन का बाजू कसकर पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। वो दर्द से कराह उठी। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा बाजू टूट जाएगा। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा अगर तुमने मुझे सच सच न बताया। मैं कह तो रही हूँ आपसे कि मुझे नहीं पता कि उसने मुझे आपके कमरे में क्यों भेजा। बस उसने कहा था कि जो भी कमरा पसंद आए वहाँ जाकर आराम कर लो। सबसे पहले मुझे यही कमरा नज़र आया और जब मैं अंदर आई तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और फिर मैं यहीं बेड पर लेट गई। मुझे क्या पता था कि इतना खूबसूरत और इतना प्यारा कमरा आप जैसे खड़ूस और मोटे हाथी का होगा। आखिरी शब्द उसने धीरे से मुंह में बड़बड़ाए थे कि कहीं सच में वो मोटा हाथी सुन न ले। बाप का घर समझ रखा है क्या, जो मुंह उठाकर किसी के भी कमरे में घुसी चली जाओगी? उसने झुंझलाकर कहा। वो बेचैनी से अपना माथा मसल रहा था। उसका बस चलता तो सामने खड़ी उस लड़की को उठाकर ऐसी जगह फेंक देता जहां से उसकी वापसी नामुमकिन हो जाती। आज जब वो ऑफिस से घर लौटा था तो बहुत गुस्से में था। उसे एक बड़े प्रोजेक्ट में नुकसान हुआ था और ये सब उसकी टीम की लापरवाही की वजह से हुआ था। उसकी टीम के कई लोगों को उसने बिना सफाई सुने ही अपने ऑफिस से निकाल दिया था और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके फैसले पर सवाल उठा सके, क्योंकि सरदार तैमूर का फैसला पत्थर की लकीर होता था। एक बार जो कह दे उसे बदलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। वो रात को देर से घर लौटा। उसका कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और जैसे उसने कमरे की लाइट ऑन की उसकी नज़र सोफे पर लेटी एक खूबसूरत हसीना पर पड़ी जो दुल्हन के लिबास में थी। आधी रात को अपने कमरे में दुल्हन को देखकर वो बुरी तरह सिहर गया था।
एक पल के लिए वो दंग रह गया। उसने दिमाग पर जोर डाला कि कहीं ऐसा तो नहीं आज उसका निकाह हुआ हो और वो अपनी दुल्हन को विदा कराकर लाया हो और शायद काम के प्रेशर की वजह से उसके दिमाग से निकल गया हो। मगर उसे ठीक से याद करने पर भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो छोटे छोटे कदमों से उसके पास पहुंचा। अमरीन नींद में बड़बड़ा रही थी। उसके चेहरे पर डर के भाव फैले हुए थे। अचानक उसके शरीर को झटका लगा और वो उठकर जोर जोर से चीखने लगी। तैमूर उसकी तरफ बढ़ा। उसने फौरन अमरीन के होंठों पर हाथ रखकर उसकी चीखों को दबा दिया। अपने बिल्कुल करीब एक गैर मर्द को देखकर अमरीन की बची खुची हिम्मत भी खत्म हो गई थी। उसने जोर से तैमूर के पेट पर लात मारी और वो दर्द के मारे पीछे गिर गया। इस लड़की में खूब दम था। अभी तैमूर संभल भी नहीं पाया था कि अमरीन ने अपने छोटे से हाथ को मुक्का बनाकर उसकी नाक पर दे मारा। अचानक मुक्के से उसकी नाक की हड्डी में तेज दर्द हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अमरीन को उठाकर कमरे की खिड़की से बाहर फेंक दे। इसके बाद वो बेड पर चढ़ गई थी और साइड टेबल पर रखा छोटा सा मार्बल बास उठा लिया था और उसे खूंखार निगाहों से घूरने लगी। अचानक नींद से उठाए जाने पर वो घबरा गई थी, लेकिन जब वो पूरी तरह होश में आई तो उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ा उसका दुश्मन नहीं बल्कि वो व्यक्ति था जो उसकी मदद कर सकता था। उसने तुरंत अपने चेहरे पर मासूमियत के भाव सजा लिए। निकलो मेरे कमरे से। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने ही लगा था कि अमरीन ने तेजी से बेड की चादर पकड़ ली। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। बस आज की रात मुझे यहाँ रहने दें। वादा करती हूँ सुबह होते ही चली जाऊँगी और कभी वापस नहीं आऊँगी। अगर आपने मुझे एक रात रहने की इजाज़त न दी तो मैं ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर घर वालों को जगा दूँगी। और इतना तो आपको भी पता होगा, जब आपके कमरे से एक जवान लड़की वो भी दुल्हन के रूप में पाई जाएगी तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। वो आपसे सवाल जवाब करेंगे। तब आप उन्हें क्या जवाब देंगे। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना कि मैं तो साफ साफ झूठ बोल दूंगी कि आप मुझे मेरी शादी से ज़बरदस्ती उठाकर लाए हैं और अब बंद कमरे में मेरे साथ सुहागरात। तैमूर को धमकी देते हुए वो अपनी ही धुन में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी, इसलिए आखिरी शब्द जबान पर आते आते अपनी जबान दांतों तले दबाई थी। वो फिर से उसकी तरफ बढ़ा। उसके दोनों कंधे पकड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा। मेरा दिमाग खराब मत करो। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं सचमुच इस रस्म को भी पूरा कर लूंगा और बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। कौन सी रस्म। हालांकि अमरीन उसकी बात का मतलब समझ गई थी, लेकिन फिर भी डरते हुए उससे पूछ रही थी कि शायद उसकी बात का मतलब कुछ और हो। वही रस्म जो अभी तुम कह रही थी, सुहागरात की रस्म। शादी तो शायद तुम कर ही चुकी हो क्योंकि तुम दुल्हन के ड्रेस में हो। बाकी रही सुहागरात तो उसे हम दोनों मिलकर पूरा कर लेंगे। वो उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए होंठ दांतों तले दबाते हुए बोला था, जबकि अमरीन की तो हवा निकल गई थी। मैं आपको सच बता रही हूँ। मैं यहाँ सचमुच रामीन के कहने पर ही आई थी। अमरीन ने तैमूर से नजरें चुराते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। और आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं सच में बहुत शरीफ लड़की हूँ, एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। वो तो मुझे नज़र ही आ रहा है कि तुम कितनी शरीफ हो। तैमूर ने उसके दुल्हन वाले लिबास पर नज़र डालते हुए कहा तो वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो गई। जरूरी नहीं कि जो दिखे वही सच हो, कई बार सच छुपा होता है। मेरे पास बेकार की पहेलियां बुझाने का ना तो समय है और ना ही इतना दिमाग, मिस अमरीन। अब वो उसे छोड़कर खुद जाकर बेड पर बैठ गया था। उसने अपना सिर दोनों हाथों में लेकर झुका लिया। सरदार तैमूर खान, बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह और राजनीति में उभरता नया सितारा। वो अपनी बात का पक्का, अपने फैसलों का अटल आदमी था। एक बार जो ठान ले दुनिया की कोई ताकत उसे उस बात से हटा नहीं सकती थी, यहाँ तक कि उसके बाबा भी नहीं। उसने कभी किसी की बात नहीं मानी, ना ही कभी किसी के सामने सिर झुकाया। वो हमेशा वही करता था जो उसका दिल चाहता था। लेकिन आज न जाने क्यों वो इस लड़की के सामने झुकने पर मजबूर हो गया था। एक तो उसके चेहरे पर फैली मासूमियत और दूसरा उसका खूबसूरत चेहरा। वो कीमती जेवर और शानदार कपड़े पहने किसी बड़े घर की लड़की लग रही थी, मगर घर से भाग कर आई थी। और तैमूर को ऐसी लड़कियों से बेहद नफरत थी जो अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं करती थीं। ठीक है, आज की रात तुम इसी कमरे में रहोगी, लेकिन सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। और अगर सुबह तुमने कोई तमाशा किया या मुझे फंसाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है।
उसने जोर जोर से हाँ में सर हिलाते हुए कहा। उसके लिए तो इतना ही काफ़ी था कि आज रात के लिए उसे पनाह मिल गई थी। कल जो होगा देखा जाएगा। उसने खुद को यही दिलासा दिया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगी कि अचानक कुछ याद आने पर पलटी। मुझे बस ये कहना था कि आपको फंसाने से अच्छा है मैं किसी दलदल में फंस जाऊं। अपनी बात पूरी करते ही वो वॉशरूम में चली गई थी। काफ़ी देर तक तैमूर उसी दरवाजे को घूरता रहा। आज तक जितनी भी लड़कियां उसकी ज़िंदगी में आई थीं सबने उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, मगर ये लड़की जब से मिली थी उसका बस चलता तो उसका दिमाग ही निकाल ले जाती। पहले तो उसने तैमूर के पेट पर जोर की लात मारी, फिर उसकी नाक पर मुक्का मारकर नाक की हड्डी तोड़ने की नाकाम कोशिश की, फिर मासूम बनकर पनाह मांगी, फिर उसे धमकी दी और अब उसे खड़ूस भी कहकर चली गई थी। कंट्रोल तैमूर कंट्रोल। उसने अपनी मुट्ठी खींचकर खुद को शांत रहने का हुक्म दिया और खिड़की में जाकर खड़ा हो गया। जब वो वॉशरूम से बाहर निकली तो आईने में खुद को हर एंगल से देखने लगी। आप तो बहुत ही मोटे हैं। उसकी बात की तरफ ध्यान दिए बगैर तैमूर अपने मोबाइल में लगा रहा। ये शर्ट तो मुझे बहुत ढीली है, लेकिन खैर एक ही रात की बात है, गुजारा कर लूँगी। कल जाकर ढेर सारी शॉपिंग करूँगी और सुबह आप मुझे किसी ज्वेलरी की दुकान पर भी लेकर जाना ताकि मैं अपनी ये ज्वेलरी बेच सकूँ। सुन रहे हैं ना आप कि मैं क्या कह रही हूँ? वो इस वक्त बिल्कुल बीबी की तरह उससे फरमाइशें कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जब तैमूर पलटा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसके माथे पर गुस्से की इतनी लकीरें उभर आईं कि गिनना मुश्किल हो गया। तैमूर की जो फेवरेट शर्ट बाथरूम में हैंग थी वो वही पहनकर बाहर आ गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? वो चील की तेजी से चलता हुआ उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हुआ था। हाय मेरे अल्लाह, क्या हो गया? कपड़े ही तो पहने हैं मैंने, कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं किया। वो होठों पर हाथ रखते हुए बूढ़ी औरतों की तरह चीखी थी। अभी और इसी वक्त मेरे कपड़े उतारो। ये सुनकर उसने झट से अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए, जैसे अपने सीने को ढकने की कोशिश कर रही हो। आपको शर्म आनी चाहिए एक लड़की से इस तरह की बातें करते हुए। आपको जरा भी अंदाजा है कि ये कितनी गलत बात है? अब वो उसे डांटने लगी थी। तैमूर को साफ महसूस हुआ कि वो उसकी बात का गलत मतलब ले रही है। तुम जो कपड़े पहनकर आई थी वही पहनो और मेरी ये शर्ट उतारो। नहीं उतारूंगी, जो करना है कर लो। मैं पागल नहीं हूँ जो इतना भारी लहंगा पहनकर सोने जाऊँ। और हाँ, इन कपड़ों में हीरे जवाहरात नहीं लगे जो आपको इतनी आग लग रही है। वैसे भी मेरे लिए इन कपड़ों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो इनसे भी ज़्यादा महंगे कपड़े पहनती हूँ, बस मजबूरी है, इसी वजह से ये पहन लिए। ये कहकर वो सर झटकती हुई बेड पर जाकर बैठ गई थी। वो बाजू लपेटकर गौर से उस लड़की की हरकतों को देखने लगा जो उसके कमरे में राज कर रही थी। हालांकि तैमूर की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो किसी को भी अपने कमरे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता था, सिवाय अपने बाबा के। कोई भी उसके कमरे में नहीं आ सकता था और ये लड़की उसके कमरे को अपनी जागीर समझने लगी थी। ये बेड तो बहुत बड़ा है, यानी हम दोनों यहाँ सो सकते हैं। क्या तुम्हें मुझसे जरा भी डर नहीं लगता? क्या तुम्हें मुझसे जरा भी डर नहीं लग रहा है? उसके मासूमियत से कहने पर वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। डर तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आप जैसा ड्रैकुला मेरा खून पी जाए, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। और वैसे भी आपने वो तो सुना ही होगा कि डर के आगे जीत है। ये कहकर वो अपने दांतों की नुमाइश करने लगी, जबकि वो उसके नाजुक और खूबसूरत वजूद को एक नज़र देखकर रह गया। उसकी शर्ट का गला काफ़ी ढीला था, जिसकी वजह से अमरीन की खूबसूरती काफ़ी हद तक नज़र आ रही थी। वो उनसे निगाहें चुरा कर रह गया था। अभी जाकर दूसरी शर्ट पहनो, इसका गला काफ़ी खुला है। ये सुनकर उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया और दिल ही दिल में खुद को गालियां देने लगी कि उसका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया। अब यूं लाल टमाटर होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पहले ही इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था। अब जाकर दूसरी शर्ट पहनो। वो उसे गोल गले वाली टी शर्ट देते हुए बोला तो वो चुपचाप उठी और वॉशरूम में चली गई। काफ़ी देर तक वो शीशे में खड़ी अपने चेहरे को देखती रही और अपने गालों को थपक थपक कर अपने अंदर की हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करती रही। ओ मेरे अल्लाह, सारी रात मुझे इसी इंसान के साथ ही बितानी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान कुछ गलत करने की कोशिश करे। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सब घर वालों को इकट्ठा कर लूँगी। वैसे भी इस घर में अकेला नहीं रहता ये। और हाँ, मुझे इसके साथ बेड पर नहीं सोना चाहिए। मैं जाकर सोफे पर सो जाऊंगी। वहीं पर खड़े खड़े उसने बहुत सारे फैसले किए थे। जब वो वॉशरूम से निकली
तो उसका गला छुपा हुआ था और उसने अपने बाल भी अपने सीने पर फैला रखे थे, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती काफ़ी हद तक छुप गई थी। वो खामोशी से जाकर सोफे पर बैठ गई। तुम्हारा इरादा तो मेरे साथ बेड पर सोने का था ना, अब क्या हुआ? डर गई क्या? वो तंजी अंदाज में उसको घूरते हुए बोला। मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं अमरीन हूँ और अपने रब के अलावा किसी से भी नहीं घबराती। वो दो टूक अंदाज में बोली थी कि अचानक उसकी नज़र एक कॉकरोच पर पड़ी, जो कि सोफे से बाहर निकल रहा था और बिल्कुल उसके पैर के करीब था। उस कॉकरोच को देखते ही उसने एक जोरदार चीख मारी और छलांग मारती हुई उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। उसने मजबूती से तैमूर की गर्दन में अपने बाजू लपेट रखे थे और लगातार चीखें मार रही थी। तैमूर को लगा कि उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। वो थोड़ी देर तक बहादुर बनने की एक्टिंग करती रही थी, लेकिन अब उसका डर खुलकर तैमूर के सामने आ गया था। ये क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? वो उसको खुद से दूर धकेलते हुए बोला था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा ले, वो मुझे खा जाएगा। प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करें। वो उसके शर्ट को अपने हाथों की मुट्ठी में दबोचते हुए चिल्लाते हुए बोली थी। तुमने तो कहा था कि तुम्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, तो अब क्या हो गया? मुझे डर लगता है, मुझे हर चीज़ से डर लगता है। प्लीज़ मुझे बचा लो। वो फिर से उसकी गोद में चढ़ने लगी थी। तैमूर के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इससे पहले कोई भी औरत उसके इतना नज़दीक नहीं आई थी, क्योंकि वो औरत जात से दूर रहने वाला इंसान था। उसने कभी भी किसी भी लड़की को अपने करीब आने की इजाज़त नहीं दी थी, मगर ये लड़की हर बार उसके करीब आने की कोशिश करती और कामयाब भी हो जाती। अगर तुम मुझसे थोड़ा सा दूर रहोगी तभी मैं कुछ कर सकता हूँ ना? नहीं, प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो। वो एक बार फिर से उससे चिपट गई थी। नरम और गोल धड़कनें उसके सीने से टच हुई तो एक बिजली सी तैमूर के पूरे बदन में कौंध गई थी। अब की बार तैमूर ने उसे झटके से दूर किया था तो वो करीब ही पड़े कंबल के अंदर जाकर छुप गई। तैमूर बस उसको एक नज़र देखकर रह गया। उस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वो उठा, कॉकरोच को मारने ही लगा था कि कॉकरोच उछलकर तैमूर के ऊपर आया। अब तैमूर की चीखों की आवाज़ भी कमरे में गूंज रही थी। ये तो खुदा का शुक्र था कि कमरा साउंड प्रूफ था। कॉकरोच इन दोनों की चीखों की आवाज़ सुनकर डरकर बेड के नीचे छिप गया था। अमरीन कंबल उठाकर हैरानी से तैमूर को चीखते हुए देख रही थी। क्या तुम्हें भी इससे डर लगता है? नहीं, मैं इन चीज़ों से नहीं डरता, वो खुद को कंपोज करते हुए बोला। फिर तुम चीख क्यों मार रहे थे? अपनी जबान बंद करो और सो जाओ चुपचाप। दोबारा मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई न दे, वरना आधी रात के वक्त ही धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। उसका इरादा था कि सुबह उठने के बाद वो सबसे पहले रामीन के कमरे में जाएगा और उससे इस लड़की के बारे में बात करेगा। अभी वो इस वजह से रामीन के कमरे में नहीं जा रहा था क्योंकि रात के समय किसी जवान लड़की के कमरे में जाना उसे बुरा लग रहा था और इस लड़की को वो किसी और के कमरे में छोड़ने के लिए भी राजी नहीं था। उसका दिल नहीं मान रहा था। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं था। ये सबके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती थी और क्या पता ये जो कुछ भी कह रही हो वो झूठ हो और इसका रामीन के साथ कोई संबंध ही ना हो। वो इसी बारे में सोचता हुआ अपने बेड पर सोने के लिए लेट गया था, जबकि अमरीन सोफे पर बैठी हुई थी। उसने सोफे को गुस्से से देखा। उसे सोफे पर नींद नहीं आती थी। हवेली में जब भी कजरों की शादी होती तो सारे मेहमान जमा हो जाते थे और उसे बदकिस्मती से सोफे पर सोने के लिए जगह मिलती थी। वो पूरी रात ही करवटें बदलती रहती। उसने एक नज़र बेड पर खर्राटे लेते हुए उस जालिम इंसान को देखा जिसे बिल्कुल भी लिहाज और शर्म नहीं थी। एक लड़की उसके कमरे में मेहमान बनकर ठहरी हुई थी। उसे तो चाहिए था कि वो उसे बेड पर सुलाता, जबकि वो तो खुद ही आराम से खर्राटे ले रहा था। ऐसे लोगों का तो अलग से ही हिसाब होगा। अल्लाह करे उसको गंजी बीबी मिले और उसके बच्चे भी गंजे पैदा हों। वो दिल ही दिल में उसको गालियों से नवाजने लगी थी। तैमूर की नींद बहुत ही कच्ची थी। अगर कमरे में सुई भी गिरती तो उसकी आँख खुल जाती। अमरीन काफ़ी ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाई थी, जिसकी वजह से तैमूर की आँख खुल गई थी। वो उसकी बातें सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिया था। वो काफ़ी देर तक सोने की कोशिश करती रही और फिर नींद उस पर मेहरबान हो ही गई थी। जैसे ही वो नींद की वादियों में उतरी थी, तैमूर धीरे से चलता हुआ उसके करीब आया था। उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया और खुद अपनी जगह पर आकर लेट गया। वो गौर से उस लड़की के चेहरे को देख रहा था और अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन थी जो यूं अचानक से उसके कमरे में उसके सर पर आकर सवार हो गई थी। वो उस पर शक भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही मासूम थी और अच्छे घराने की मालूम होती थी। फिर भी उसे डर था
कि कहीं ऐसा न हो ये उसके दुश्मनों की कोई चाल हो। इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता हुआ वो एक बार फिर से सो गया था। सुबह उसकी आंख एक दस्तक की आवाज़ पर खुली थी। उसने एक नज़र घड़ी पर डाली तो उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सुबह के 10 बज रहे थे। वो बौखलाकर अपनी जगह पर उठ बैठा। अमरीन अभी तक उसके पहलू में ही सोई हुई थी, बल्कि वो अपनी जगह से सरकती हुई उसके करीब आकर लेट गई थी। उसका सिर तैमूर के कंधे पर मौजूद था। जब तैमूर एक झटके से उठा तो उसके वजूद को भी झटका लगा और वो भी उठ गई थी। क्या बदतमीजी है ये, सोने दो मुझे, वो दांत पीसते हुए गुस्से से बोली। तैमूर ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा और चुप रहने का इशारा किया था। ये कमरा साउंड प्रूफ है, तुमने खुद ही कहा था, वो उसे याद दिलाने लगी। अभी और इसी समय उठो और जाकर वॉशरूम में जाकर छुप जाओ। मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ, मुझे अभी और सोना है। वो कंबल लेकर फिर से लेटने लगी थी। तैमूर ने उसके हाथों से कंबल खींचते हुए कहा, ये तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है, ये मेरा घर है और यहाँ पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जो कहा है वो करो, अभी और इसी समय वॉशरूम में जाओ। तैमूर को आइडिया था कि दस्तक देने वाली उसकी माँ होंगी। काफ़ी टाइम गुजर गया था और अब उसकी माँ को फिक्र होने लगी थी कि तैमूर उठा क्यों नहीं अब तक। हालांकि वो रोज़ सुबह उठते ही नाश्ते की टेबल पर पहुंच जाता था, लेकिन आज रात उस लड़की की वजह से सोते सोते भी उसे काफ़ी देर हो गई थी। आप मुझ पर इस तरह से हुक्म नहीं चला सकते, वो उसे आंख दिखाते हुए बोली। देखो मैडम, ये मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, खुदा का वास्ता है वॉशरूम में चली जाओ और जब तक मैं न कहूँ वॉशरूम से बाहर मत निकलना। उसने बेबसी से दांत कचकचाए थे। ठीक है, जा रही हूँ, तुम भी क्या याद करोगे, वो एक अदा से अपने बाल हवा में झटकते हुए बोली और उठकर वॉशरूम के दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई। तब तक तैमूर ने कमरे का दरवाजा भी खोल दिया था। सामने ही शमसा बेगम खड़ी थीं। बेटा, आज तुम्हें काफ़ी देर हो गई, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो आगे बढ़ते हुए उसके माथे पर फिक्रमंदी से हाथ रखते हुए बोली। जी मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, वो जल्दी से जवाब देने लगा। वो इस वक्त कमरे के दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था और कोशिश कर रहा था कि उसकी मम्मा कमरे के अंदर दाखिल ना हो। अचानक कमरे के अंदर से अमरीन की हल्की सी चीख की आवाज़ सुनाई दी। शमसा बेगम को यकीन हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हें किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी? नहीं मम्मा, मुझे तो किसी की भी आवाज़ नहीं आई। अच्छा, हो सकता है मेरा वहम हो। मैं तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हारे बाबा भी वहीं पर मौजूद हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और आज उन्हें एक बहुत ही ज़रूरी फैसला भी देना है तुम्हारे लिए। रामीन के बारे में तुमसे बात करनी है। रामीन का नाम सुनते ही उसका मुंह कड़वा हो गया। वो कहाँ है? वो तो यूनिवर्सिटी के लिए चली गई है, लेकिन ये एक ऐसी बात है जो तुम्हारे बाबा उसके सामने नहीं कर सकते। पहले वो तुमसे मशवरा लेना चाहते हैं। ठीक है मम्मा, आप चलिए, मैं आता हूँ, वो उन्हें कहते हुए दोबारा कमरे में चला गया। अमरीन वॉशरूम के दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसका चेहरा भीगा हुआ था, यानी उसने मुंह धो लिया था। मुझे ब्रश ला कर दो, मुझे दांत साफ करने हैं, वो जम्हाई रोकते हुए बड़ी मुश्किल से बोली थी। अभी उसकी नींद ठीक तरह से पूरी नहीं हुई थी। तुम अभी और इसी समय यहाँ से निकलने की तैयारी करो। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? वे लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अगर मैं उनके हाथ लग गई तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे और अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बात एक ही है, तो बेहतर यह है कि तुम उन्हीं लोगों के हाथों मरो, क्योंकि जिस तरह से मैं तुम्हें दुनिया से रवाना करूंगा वो तुम मरने के बाद भी याद रखोगी। तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते, मैं चिल्ला। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। उसने धक्का देकर अमरीन को वॉशरूम के अंदर भेज दिया। उस वक्त तक बाहर मत निकलना जब तक मैं न कहूँ। ये कहकर वो मुड़ा तो उसके बाबा कमरे में दाखिल हो रहे थे। सुबह सुबह बाबा को कमरे में देखकर वो बौखला गया। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार कमरे में आए थे, वो पहले भी आते रहते थे। अक्सर अक्सर बिजनेस की बातें भी तैमूर के साथ इसी कमरे में बैठकर करते थे। आज भी वो एक अहम डील के बारे में तैमूर से बात करने आए थे। बाबा, आपने ज़रूरत क्यों महसूस की मुझे बुलाने की? इसमें ज़रूरत वाली कौन सी बात है? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस करनी थी, सोचा कि तुम्हारे पास आकर ये कह दूं। वो जाकर एक सोफे पर बैठ गए तो वो भी उनके सामने बेड पर जाकर बैठा। जिंदगी में पहली बार उसे अपने बाबा जान से डर महसूस हो रहा था, वो भी सिर्फ उस अनजान लड़की की वजह से। उसे डर था कहीं ऐसा ना हो कि बाबा उसके चरित्र पर शक करें,
क्योंकि उसे अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी थी। हाँ, तो तुम्हारा मलिक खान की डील के बारे में क्या ख्याल है? हमें उस डील को जारी रखना चाहिए या फिर बीच में ही ख़त्म कर देना चाहिए? हमारी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान। उनके बाकी के शब्द मुंह में ही थे, तभी उन्हें एक लड़की की चीखती चिल्लाती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। अगले ही पल वॉशरूम से एक लड़की भागती हुई बाहर निकली और सरदार तैमूर खान के पीछे जाकर छुप गई। वो एकदम से परेशान हो गए थे। अमरीन ने तैमूर की शर्ट को मजबूती से अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, वो अंदर अंदर कॉकरोच है, वो फिर से आ गया है। प्लीज़ मुझे उससे बचा लो, वो मुझे जान से मार देगा। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे कीड़े मकोड़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। शहरयार साहब तो काफ़ी देर तक होश में ही नहीं आ सके थे। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके बेटे के कमरे में एक लड़की मौजूद थी, ये कोई मामूली बात नहीं थी और ना ही इस पर यकीन करना इतना आसान था। पहले उन्होंने बेयकीनी से अपने बेटे को देखा तो तैमूर ने तेजी से नामे गर्दन हिलाई। बाबा, आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। उसने अपने बाबा को सफाई देने की कोशिश की, मगर उसके बाबा की आंखों में बेयकीनी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा और अमरीन की तरफ ध्यान दिया। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? उनके लहजे में नरमी थी। अमरीन जो इस स्थिति पर बौखलाई हुई थी, उसने जब अंकल के लहजे में हल्की सी नरमी महसूस की तो उसे हौसला हुआ। मेरा नाम अमरीन है और मैंने कल रात आपके बेटे के साथ इस कमरे में रात बिताई है। अत्यंत मासूमियत और जोर शोर से उसने शहरयार जी को सामने सच बताने की कोशिश की थी और तैमूर का बस नहीं चल रहा था कि वो उसकी गर्दन तोड़ दे, जो कि काम की बात के अलावा हर बात बता रही थी। बाबा को बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो। ओ अंकल सॉरी, मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा नाम अमरीन है और यहाँ इस कमरे में मुझे आपके बेटे ही लाए थे। कसम से आपका बेटा बहुत अच्छा है। रात को उसने मुझे खाना भी खिलाया, फिर अपने कपड़े भी दिए और अपने ही बेड पर सुलाया। कसम से उसके बेड पर बहुत अच्छी नींद आई थी कि मैं बता भी नहीं सकती। उसने मेरा बहुत ध्यान भी रखा और मेरे साथ बहुत प्यार भी किया। जब इसकी जबान चलने पर आती थी तो रुकने का नाम नहीं लेती थी। हर बार जब भी वो बोलती तो अपना ही नुकसान कर बैठती थी। दूसरी तरफ तैमूर की हालत ये थी कि जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। उसने इस लड़की की मदद की थी और उसे एक रात के लिए अपने कमरे में रखा था, मगर उसके बहमो गुमान में भी नहीं था कि यही भलाई उसके गले पड़ जाएगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा लड़की, तुम इस काबिल ही नहीं थी कि। वो गुस्से से चीखा था तो अमरीन जल्दी से शहरयार साहब के पीछे जाकर छुप गई। देखिए कैसे मुझ पर गुस्सा करते हैं, जैसे सारी गलती मेरी हो। रात में तो बड़े प्यार से आपने मुझे उठाकर बेड पर रखा था। वो फिर से अपनी जबान के जलवे दिखाने लगी। खुदा का वास्ता है मेरी माँ, चुप हो जाओ। वो बस मन ही मन ये कह पा रहा था। उसी वक्त तो शमसा बेगम भी कमरे में दाखिल हुई थी। कमरे में एक लड़की, फिर सोफे पर रखा दुल्हन का जोड़ा देखकर उन्होंने बेख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा था। हाय मेरे अल्लाह, मैं मर गई। ये तुमने क्या कर दिया? क्या तुम इसे निकाह करके लाए हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी शादी तो रामीन से होगी। वो गांव की औरतों की तरह अपना सीना पीटने लगी। मम्मा बस कर दें, मैंने इसे निकाह नहीं किया और ना ही इसे दुल्हन बनाकर लाया हूँ, बल्कि ये तो एक आफत की तरह मेरे सिर पर नाजिल हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने मामा बाबा को कैसे सफाई दे, जिनकी आंखों में उसके लिए शक साफ दिखाई दे रहा था। और ऊपर से ये लड़की जो एक ढंग की बात भी नहीं कर रही थी। तुम लोग अभी और इसी वक्त मेरे साथ बाहर चलो। उसके बाबा ने दोनों को इशारे से बुलाया और खुद बाहर चले गए। तो तैमूर ने उस लड़की को घूर कर देखा। तुमने क्या किया है? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे मैंने तो आपकी तारीफ की है। आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए और मुझे दाद देनी चाहिए। दाद के अलावा मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दूंगा। बस थोड़ा सब्र रखो, देखना मैं तुम्हारे साथ अब क्या करता हूँ। अगर तुम्हारी वजह से मेरे साथ कोई जुल्म हुआ ना, तो तुम अपनी जबान से वंचित हो जाओगी, जिसके जौहर तुमने अभी अभी दिखाए हैं। डरती नहीं हूँ मैं आपसे। और हाँ, अब तो आपके बाबा भी मेरी साइड पर हैं। अगर आपने मुझे जरा सा भी डांटा तो मैं आपके बाबा को ये भी बता दूंगी कि रात को आपने मुझे कपड़े उतारने के लिए कहा था। ये सुनकर उसने झट से अमरीन के होंठों पर हाथ रख दिया, मगर ये बात शमशा बेगम सुन चुकी थी। उन्होंने घबराकर अपने सीने पर हाथ मारा। क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है? अरे नहीं आंटी, इतना कुछ नहीं हुआ। बस इन्होंने मुझे इतना ही कहा था कि मेरे कपड़े। अमरीन बेवकूफ़ थी।
ये तो तैमूर को पहले ही पता था, लेकिन बेवकूफ़ों की सरदार होगी ये उसने कभी भी नहीं सोचा था। चलो फिलहाल दोनों बाहर चलो, शहरयार साहब तुम लोगों से कुछ बात करेंगे। शमसा बेगम ने दोनों को बाहर निकलने का इशारा किया तो वो आगे पीछे लॉन्ज में जाकर खड़े हो गए। सरदार शहरयार साहब सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठे थे और गहरी सोच में डूबे नजर आ रहे थे। उन्होंने दोनों पर एक एक नज़र डाली और फिर अमरीन को वहां से जाने का इशारा किया। वो तैमूर के कमरे में जाने की बजाय किचन में जाकर खड़ी हो गई। एक नौकर से उसने मोबाइल लिया और जल्दी से हवेली का नंबर डायल करने लगी। दूसरी तरफ उसकी दादी जान थी जो दूसरी घंटी पर कॉल उठा चुकी थीं। दादी जान, कैसी हैं आप? पोती की आवाज़ सुनते ही उनकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो और कहाँ हो? ठीक तो हो ना? दादी जान, मैं इस समय बहुत अच्छी जगह पर हूँ और सुरक्षित भी। आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, उसने उन्हें तसल्ली दी। यहाँ पर खतरे वाली कोई बात नहीं है। बेटा तुम जहाँ हो बस वहीं रहो, कुछ दिन उसी जगह पर बिताओ, वहाँ से बाहर मत आना, क्योंकि अगर तुम्हारे चाचा को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। ये कहकर वो फिर से आंसू बहाने लगी। अरे दादी, आप बेफिक्र हो जाएं। आप चाचा जान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो कभी मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। उसने उन्हें फिर से तसल्ली दी और फ़ोन बंद कर दिया। वो खानों की लड़की थी, परिवार की सबसे छोटी और लाडली बेटी, जिसकी हर इच्छा पूरी होती थी। उसके माँ बाप का उसके बचपन में ही निधन हो गया था। उसके पापा ने एक बड़ी जायदाद छोड़ी थी, जिसके बाद में ताया और चाचा ने उसे अपने नाम करवा लिया। उसने इस बात पर कोई आपत्ति भी नहीं जताई थी, क्योंकि हवेली में उसे हर तरह की सुविधाएं मिलती थीं। वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी रही थी, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ती और जो दिल में आता वही करती। लेकिन फिर उसके चाचा के बेटे ने मलिक परिवार की बेटी से भागकर शादी कर ली। मलिक परिवार गुस्से से आग बबूला हो गया कि अरमान खान ने उनकी इज्जत पर हाथ डाला है और अब वो इज्जत का बदला इज्जत से लेंगे। मलिक परिवार का कहना था कि बदले के तौर पर आप अपने परिवार की बेटी हमारे विकलांग बेटे के निकाह में दें। सभी की नज़रें अमरीन पर जाकर टिक गईं। वो उसे बलि का बकरा बनाना चाहते थे। दादी जान ने साफ इनकार कर दिया और दो टूक अंदाज में हुक्म दिया कि सज़ा उसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसने ये गुनाह किया है। मेरी पोती बेगुनाह है, उसका इन मामलों से कोई लेना देना नहीं, और अगर किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाचा और ताया दोनों ही अपनी माँ के खिलाफ हो गए थे कि दादी जान ने निकाह के दिन मजबूरन उसे हवेली से ही भगा दिया। ड्राइवर उसे शहर की सीमा तक छोड़कर चला गया था। उसके बाद आगे उसे अकेले जाना था। दादी ने जिस घर का पता उसे दिया था वो भी उससे खो गया था। मोबाइल और पैसे भी गुंडों ने छीन लिए थे। वो उनसे भागकर बड़ी मुश्किल से रात के अंधेरे में सरदार तैमूर की हवेली पहुंची थी। मेन दरवाजा खुला हुआ था। चौकीदार दरवाजे के पास बैठा ऊँग रहा था। वो जल्दी से हवेली के अंदर दाखिल हो गई। रात के समय उसने रामीन को हवेली के कर्मचारियों से बात करते हुए सुना था। रामीन वहाँ मेडिसिन मांग रही थी। उसने वहीं रामीन का नाम सुना था। उसके कमरे में जाते ही वो भी छिपकर हवेली के अंदरूनी हिस्से में चली गई थी और फिर एक कमरे में जाकर बैठ गई जो कि सरदार तैमूर का कमरा था। और बाद में जब वो कमरे में आया तो उसने बहाना बनाया कि उसे यहाँ रामीन लाई है। सरदार तैमूर को इस पर यकीन नहीं था। इसी वजह से सरदार तैमूर ने उसे अपने कमरे में ठहरा लिया ताकि सुबह होते ही वो उसे यहाँ से निकाल दे। लेकिन उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो उसकी गर्दन का ढोल बन जाएगी। हवेली में दादी जान से बात करके अमरीन काफ़ी हद तक शांत हो गई थी, लेकिन बाहर होने वाले फैसले से वो अब तक अनजान थी। जब उसे इस फैसले के बारे में पता चला तो उसका सारा सुकून बिखर गया था। उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिला। शहरयार साहब मौलवी और गवाहों का इंतजाम कर चुके थे। जब वो किचन से बाहर आई तो उसे सोफे पर बिठा दिया गया। उसके सिर पर लाल रंग का दुपट्टा रख दिया गया और जब मौलवी साहब ने उसे निकाह के लिए कबूल है कहने को कहा तो एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़क उठा। आंखों के सामने तैमूर खान की छवि घूम गई। हट्टा कट्टा मस्कुलर बॉडी वाला तैमूर खान किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। अमरीन भी उसकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस थी। पूरी रात में उसके साथ एक ही बेड पर रही थी, लेकिन तैमूर ने उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन यूं उसकी दुल्हन बन जाएगी उसने कभी भी नहीं सोचा था। उसके ख्याल से ही दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। लड़का बुरा नहीं है, फिर कबूल करने में क्या बुराई है। होठों पर आती मुस्कान को उसने जल्दी से छुपाया था और कबूल है कहा था, और यूं उसका निकाह सरदार तैमूर से हो गया।
वो उसकी बीवी बन चुकी थी, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, क्योंकि कल रात सरदार तैमूर बिना किसी रिश्ते के उस पर इतना गुस्सा कर रहा था, और अब जब इन दोनों के बीच रिश्ता बन चुका था तो तैमूर तो उसकी जान ले लेगा। ये ख्याल आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। रामीन जब तक हवेली वापस आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो कहानी उसने तैमूर को सुनाई वही कहानी तैमूर ने शमसा बेगम को सुनाई थी। जब उन्होंने रामीन से उसके बारे में पूछा तो वो साफ इनकार कर गई। मैं तो इसे जानती भी नहीं, इस लड़की ने आपसे झूठ बोला है, ये एक ठग और चालबाज लड़की है। रामीन तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। वो शमसा बेगम के पीछे जाकर छुप गई। अभी और इसी वक्त इसे घर से बाहर निकालें। न जाने ये कौन है, कहाँ से आई है, मैं इसे जान से मार दूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई सरदार तैमूर से शादी करने की? ये ऐसा नहीं कर सकती। सरदार तैमूर सिर्फ मेरा है, उस पर मेरा हक है। वो एकदम गुस्से से बेकाबू हो गई थी। इससे पहले कि वो उसके बाल पकड़कर उसे घर से बाहर फेंकती, सरदार तैमूर ने बीच में आते नरमीन के बाजू को कसकर पकड़ लिया था और उसे जोर से झटक दिया। खबरदार जो तुमने इसे हाथ लगाया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी बीवी है और अब से ये इसी घर में रहेगी। अगर तुम इसकी इज्जत कर सकती हो तो रहो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। तैमूर, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी तुमसे मोहब्बत का दावा नहीं किया, और ना ही हमारा कोई रिश्ता हुआ था, और ना ही कोई बात पक्की हुई थी। उसने ये बात शमसा बेगम की आंखों में देखते हुए कही थी, तो शमसा बेगम अपने ही बेटे से नजरें चुराने लगीं। वो रामीन का बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले गईं। सारी गलती उनकी अपनी थी। उन्होंने ही रामीन के दिमाग में ये बात डाली थी कि वो उसकी शादी अपने बेटे से करवाएंगी, मगर फिर सब कुछ बर्बाद हो गया था। वो लड़की अचानक उनकी ज़िंदगी में आकर उनके सारे प्लान बर्बाद कर चुकी थी। शहरयार साहब अपने बेटे के करीब आकर खड़े हुए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे खुशी है कि तुम बाकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए इस लड़की को अपनी बीवी का दर्जा देने लगे हो। मुझे तुम पर फख्र है। उम्मीद है कि तुम मेरी परवरिश का मान रखोगे और कभी भी मुझे मायूस नहीं करोगे। अतीत में जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अब ये तुम्हारी बीवी है। आज के बाद यही तुम्हारी इज्जत और यही तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम्हें पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जी बाबा, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसके होठों पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से का मारे खौल रहा था। एक तूफान था जो उसके अंदर उमड़ रहा था। उसने अपनी बीवी का बाजू पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे में ले गया। अमरीन किसी कटी हुई पतंग की तरह उसके साथ खींचती चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने अमरीन को जोर से बिस्तर पर धक्का दिया। मेरे सामने तो तुम्हारी जबान बहुत चलती है, उसके सामने तुम्हारी जबान को क्या ताला लग गया था? क्यों उससे मार खा रही थी? कल तुम मुझे यूं लात घूंसे मार रही थी जैसे मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, और तुम। वो आंखें दिखाते हुए बोला। वो अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए मिनमिनाने लगी। वो मैं एकदम से बहुत ज़्यादा डर गई थी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझसे डर लगना चाहिए, मेरे अलावा किसी और से नहीं। वो उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में झांक कर बोला। फिर उसने उसे अपनी पकड़ में लेते हुए उसकी सांसें रोक देने जैसी हालत कर दी। वो बिन पानी की मछली की तरह उसकी पकड़ में तड़प रही थी। वो खुद को छुड़ाने में बेहाल हो रही थी। छोड़िए मुझे, छोड़िए। अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मेरी जिंदगी में क्यों आई हो? वो थोड़ा सा उसके होंठों से पीछे हटा था और फिर वही सवाल पूछने लगा। अभी थोड़ी देर पहले नौकर ने मुझे वो नंबर दिखाया है जिस पर तुमने कॉल की थी। मैंने वो नंबर चेक करवाया। वो नंबर सरदार जुनैद खान की हवेली का है। और तुम जानती हो कि सरदार जुनैद खान कौन है? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। क्या तुम्हें मेरे दुश्मन ने यहाँ भेजा है? क्या तुम उसकी जासूसी करने आई हो? नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। वो जल्दी जल्दी सिर नामे हिलाने लगी। मैं किसी की जासूसी करने नहीं आई हूँ। अगर सरदार जुनैद खान आपका दुश्मन है तो वो मेरा भी बहुत बड़ा दुश्मन है। मैं उसी से भागकर यहाँ पहुँची हूँ। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तैमूर को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। अगर जुनैद सच में उसका दुश्मन था तो वो उसे फ़ोन क्यों कर रही थी? जब तैमूर ने यही सवाल उससे पूछा तो अमरीन आंसू पोंछते हुए बोली, वो मेरे दुश्मन होने के साथ साथ बदकिस्मती से मेरे चाचा भी हैं। पहले उन्होंने मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद पर कब्जा किया और फिर अपनी बहन की जगह मेरा सौदा करने का फैसला कर लिया। मेरी दादी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती
कि मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो। इसलिए उन्होंने मुझे शादी के दिन ही हवेली से भगा दिया और फिर मैं यहाँ आ गई। मेरी वजह से आपने जो भी नुकसान उठाया, जो भी आपको तकलीफ हुई, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ और वादा करती हूँ आगे से आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करूँगी। मैं यहाँ से चली जाऊँगी और फिर आपसे तलाक। बाकी के शब्द उसके मुंह में रह गए थे क्योंकि तैमूर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया था। अगर ये शब्द मैंने तुम्हारे मुंह से दोबारा सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो नहीं जानता था कि क्यों वो तलाक का शब्द सुनकर इतना बेचैन हो गया था, जबकि सच तो ये था कि वो इस लड़की से प्यार नहीं करता था और ना ही उसके दिल में इस लड़की के लिए कोई भावनाएं मौजूद थीं। मुझे सारी बात पूरी पूरी बताओ और इस बार कोई भी झूठ मत बोलना। अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो मैं तुम्हारी सांसें तुम्हारे लिए मुश्किल कर दूंगा। वो उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठाते हुए उसकी कमर पर अपनी उंगलियां जकड़ते हुए बोला था। वो उसके हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी तो तैमूर ने उसे और भी करीब कर लिया। वो गहरी सांस छोड़कर रह गई। ये बात तो साबित हो चुकी थी कि वो उससे दूर नहीं भाग सकती थी और अब निश्चित रूप से उसने सारी जिंदगी इसी इंसान के साथ बितानी थी। फिर उसने तैमूर को सब बता दिया कि कैसे उसकी शादी मलिक के विकलांग बेटे से कराने वाले थे, जो उससे उम्र में दोगुना बड़ा था। वो अपनी नज़रें झुकाकर धीरे धीरे बोल रही थी, जबकि वो उसके हिलते हुए नरम नाजुक गुलाबी से होठों को देख रहा था। सब कुछ साबित हो चुका था। सच तैमूर के सामने आ चुका था। अब ये लड़की उसे इतनी बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि ये लड़की कहीं ना कहीं उसे अपने दिल के करीब महसूस हो रही थी और अब उसके जरिए वो अपने दुश्मन से भी बदला ले सकता था। काफ़ी देर तक यूं ही चुप्पी छाई रही। उसे चुप हुए भी काफ़ी समय बीत चुका था। उसने नज़रें उठाई तो वो खुमार भरे अंदाज में उसे ही देख रहा था। वो बुरी तरह से घबराती हुई उसकी गोद से उठकर जाने ही लगी थी कि उसने उसके पेट पर अपनी बाहें डालकर फिर से अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी नरम नाजुक गर्दन पर अपने प्यार के निशान छोड़ने लगा। उसके साथ साथ उसकी गर्दन उसके पेट पर हाथ भी फेर रहा था। पेट से होते हुए अब उसके हाथ धीरे धीरे उसकी नरम धड़कनों पर आकर रुक गए थे और अगले ही पल वो मदहोश होता उसकी धड़कनों को धीरे धीरे प्यार से अपने हाथों में लेकर उन्हें मसल रहा था, जबकि उसकी हालत पतली होने लगी थी। ये सब उसके लिए सहना मुश्किल हो रहा था। मीठा मीठा सा सरूर था जो जो अमरीन के वजूद में दौड़ने लगा था। उसकी छुअन में वो पिघलने लगी थी। सांसें गहरी हुई थीं, धड़कनें तेज हुई थीं। पहली बार कोई मर्द उसके करीब आया था। पहली बार किसी ने उसे यूं छुआ था। तड़प और बेचैनी इतनी थी कि वो बेबस होने लगी। और अभी जो तैमूर का हाथ उसकी शर्ट के ऊपर से ही उसकी धड़कनों को छू रहा था, अब वो शर्ट से नीचे होता हुआ उसकी नरम मक्खन जैसी धड़कन को अपनी मुट्ठी में दबा चुका था। एक मदहोश आह थी जो अमरीन के होठों से निकली थी। वो बुरी तरह मचल उठी थी और तैमूर को पता था कि उसे अब कैसे काबू में करना है। उसकी धड़कनों को आज़ाद करने के बाद वो फिर से उसके होठों पर झुक गया और बूंद बूंद उसके होठों को चूसने लगा। जब उसने सावधानी से अमरीन को बिस्तर पर लिटाया तो वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। प्लीज़ अभी ये सब कुछ मत करें। मैं इस सब के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। अगर तुम किसी और से शादी करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकती हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता है। नहीं, प्लीज़ फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा समय दे दें। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं फिर कोई भी विरोध नहीं करूँगी। वो गहरी सांसें लेते हुए बोली थी। उसकी फूलती हुई गहरी सांसें और फिर उसका कांपता हुआ शरीर उसे मदहोश कर रहा था। वो चाह कर भी खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। उसके लाख विरोध के बावजूद वो उसे अपनी बाहों में समेटने लगा। फिर जब अमरीन ने उसकी बाहों में सिसकी भरी और कुछ आंसू टूटकर उसके सीने पर गिरे तो वो अनजाने में ही उससे दूर हो गया। वो कोई निर्दयी या जंगली दरिंदा नहीं था जो उसकी मर्जी के बिना उसे पाता। अब क्योंकि वो उसकी पत्नी बन चुकी थी और उसके निकाह में आ चुकी थी तो उसे अपनी बीवी की सहमति भी चाहिए थी। वो उस पर जुल्म या जबरदस्ती नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो धीरे धीरे उससे अलग हो गया। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का समय है। अगर तुमने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया तो ठीक, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें एक पल का भी समय नहीं दूंगा। तुम्हें हर हाल में अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। उंगली उठाकर उसे साफ शब्दों में कहते हुए वो नहाने के लिए वॉशरूम चला गया। जब वो बाहर आया तो वो सोफे पर लेटी हुई थी।
बिना कुछ कहे उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और फिर से बिस्तर पर जाकर लिटाया। आज वो उस पर पूरा पूरा अधिकार रखता था। वो उसे अपनी बाहों में समेटकर उसके सीने पर अपना सिर रखकर छोटे छोटे खर्राटे ले रहा था, जबकि अब वो अनजाने में ही उसके बालों में उंगलियां चला रही थी। सरदार तैमूर खान ने कभी अपने ख्याल में भी नहीं सोचा था कि वो इस एक अनजान लड़की से यूं अचानक प्यार कर बैठेगा। और हाँ, ये सच था, इस लड़की से प्यार तो उसे कल रात ही हो गया था, जब उसने पहली बार उसे देखा था, जब पहली बार उसकी अमरीन पर नजर पड़ी थी। और सुबह जिस तरह से मासूमियत से वो जोर शोर से बातें कर रही थी, बेशक वो सच कह रही थी, लेकिन सच की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ एक मजबूत रिश्ते में बंध चुके थे। एक फांस थी जो अभी तक उसके दिल में मौजूद थी, और वो ये थी कि अमरीन उसके सबसे बड़े दुश्मन की भतीजी थी, लेकिन ये भी किसी न किसी हद तक उसके लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। सुबह जब वो सोकर उठी तो वो अभी भी गहरी नींद की वादियों में ही था। वो उसे परेशान किए बिना तैयार होकर नीचे चली गई। शम्सा बेगम का लहजा उसके साथ काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था, क्योंकि अब वो उनकी बहू बन चुकी थी। इसी वजह से उन्हें हर हाल में उसे स्वीकार करना ही था। वो जानती थी कि उनके पति और बेटे का फैसला अटल होता है। अगर उनके पति उसे अपनी बहू और बेटा अपनी पत्नी मान चुके थे, तो वो कौन होती थी इनकार करने वाली। अमरीन रसोई में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी जब अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो घबराकर पीछे पलटी और देखा, वहां पर रामीन खड़ी थी। तुम जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी, जो शादी से पहले ही एक गैर मर्द के साथ रात गुजार चुकी है और अभी वो बेशरमों की तरह उसके गले का ढोल बनकर इस घर की बहू बनी बैठी है। तुम्हें तो डूबकर मर जाना चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम जबरदस्ती किसी के माथे थोप दी गई हो। वो उसके चरित्र पर वार करते हुए बोली थी, देखो, अगर मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे जो भी मुंह में आएगा वो तुम बोलोगी। अमरीन भी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी थी, लेकिन रामीन ने उसका बाजू पकड़कर झटकते हुए कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? एक तो जबरदस्ती इस घर में और मेरे होने वाले पति की जिंदगी में घुस आई हो। तुम्हारा होने वाला पति था, लेकिन अब वो मेरा पति है, और मैं हरगिज भी ये सहन नहीं करूंगी कि तुम मेरे पति के बारे में इस तरह की बातें करो। अमरीन नहीं जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी। अगले ही पल रामीन ने उसे बालों से पकड़ लिया, लेकिन इस बार अमरीन ने उसके हाथों को एक झटके से छुड़ाकर जोर से उसकी नाक पर मुक्का मारा था। रामीन की नाक से खून निकलने लगा। आवाज सुनकर सब घरवाले वहां पर इकट्ठा हो गए थे। सरदार तैमूर ने जब अपनी जंगली बिल्ली को रामीन के साथ लड़ते देखा तो वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बाहों से पकड़कर अपनी ओर खींचा। साथ ही उसने रामीन को भी साफ शब्दों में कह दिया कि तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम इस काबिल नहीं कि तुम यहाँ रहो। सरदार शहरयार को भी पता था कि गलती पूरी रामीन की है। शम्सा बेगम ने भी उसे वापस भेज दिया था। उन्होंने उससे माफ़ी भी मांगी थी। मुझे माफ़ कर दो कि मैं अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकी, लेकिन अब मैं अपने बेटे से कोई विवाद नहीं कर सकती। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। रामीन उन्हें गालियां देते हुए वहां से चली गई थी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। अमरीन की नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। वो जिंदगी उसे काफ़ी हद तक अच्छी भी लग रही थी और वो अपनी इस जिंदगी में काफ़ी खुश थी। उधर तैमूर भी अब अपनी इस नई जिंदगी से काफ़ी खुश था, क्योंकि पहले जब वो ऑफिस से घर वापस आता था तो कोई भी उसका इंतजार करने वाला नहीं होता था। उसकी माँ रात को जल्दी सो जाती थी क्योंकि वो दवा लेती थी, जिससे कि उन्हें जल्दी नींद आती थी, और पापा भी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। लेकिन अब जब भी वो घर वापस आता तो वो छोटी सी लड़की खाने की मेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही होती थी। ये सब कुछ उसने अपनी दादी जान से सीखा था। वो अभी भी अपनी दादी जान से संपर्क में थी और उसकी दादी उसे टिप्स दे रही थी। उसका इरादा बहुत जल्द उनसे मिलने का था। वो शहरयार साहब से भी उसकी दादी मिलना चाहती थी और उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी और उनका धन्यवाद भी करना चाहती थी, मगर उन्हें समय नहीं मिल पा रहा था और ना ही उनके बेटे उन्हें मौका दे रहे थे कि वे हवेली से बाहर निकलें। उनके बेटे जानते थे कि सिर्फ दादी जान ही जानती है कि अमरीन कहाँ गई है, और दादी जान ने अपनी जबान को इस तरह सील किया था कि अगर वो बोल दें तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अमरीन अपनी दादी की सलाह पर न सिर्फ अपने पति के छोटे मोटे काम करती, बल्कि उसकी सारी जरूरी चीज़ों का भी ख्याल रखती थी। वो उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती थी, सुबह जल्दी उठती
और उसके लिए नाश्ता बनाती थी। इसके अलावा रात को जब वो सोने के लिए लेटता तो वो उसके पैरों में जाकर बैठ जाती, और जब पहली बार उसने उसकी टांगें दबाई तो उसने जल्दी से अपनी टांगें पीछे खींच लीं। ये क्या कर रही हो तुम? अपने पति की सेवा कर रही हूँ। मैंने सुना है कि पति की सेवा करने से नेकी मिलती है। केवल सेवा नहीं करते बल्कि अपने पति के अधिकार भी पूरे करते हैं, उन्हें खुश करते हैं। वो उसे अपनी बाहों में खींचकर अपने ऊपर ले आया था, जबकि ये सुनकर उसके इरादे जानकर वो बुरी तरह घबराई थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। आज रात 12 बजे तुम्हें दिया हुआ समय पूरा हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें अपना किया हुआ वादा पूरा करना होगा। कौन सा वादा? मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि मैंने कोई वादा किया था। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें याद दिला दूंगा, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। वो उसकी नाक के साथ अपनी नाक रगड़ते हुए बोला तो वो बुरी तरह घबरा गई। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक छोटी सी नाजुक सी लड़की मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी। पहली बार वो उससे अपनी मोहब्बत का इकरार कर रहा था। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हो और तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली आखिरी लड़की भी रहोगी। तुम मेरा सब कुछ हो। मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ एक छोटी सी फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्या तुम इस ज़िंदगी के सफ़र में मेरा साथ दोगी? उसने अपना हाथ अमरीन की तरफ बढ़ाया। अमरीन ने उसका हाथ झड़ थाम लिया, क्योंकि उसकी दादी ने उसे यही सलाह दी थी। उस रात वो उस पर अपनी मोहब्बतें लुटाने लगा। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी वो दोनों एक दूसरे में डूबते चले जा रहे थे। उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि वे एक दूसरे के लिए इतने खास हो जाएंगे। वे दोनों एक हादसे के रूप में मिले थे और अब पूरी जिंदगी के लिए एक दूसरे के साथ बंध चुके थे। कुछ दिनों के बाद सरदार अमरीन ने अपने चाचा पर केस किया तो उसके चाचा माफ़ी मांगने के लिए हवेली आए थे, क्योंकि उन्हें अपनी संपत्ति और सब कुछ अपने हाथों से निकलता हुआ महसूस हो रहा था। उन्होंने वादा किया था अब वे कभी भी उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्हें पता चल गया था कि अब ये उनकी भतीजी के लिए नहीं बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत भी खड़ी है, और वो ताकत थी सरदार तैमूर खान, जिससे उनकी दुश्मनी बिजनेस के मैदान में ही शुरू हुई थी। उन्होंने सरदार तैमूर को बिजनेस में धोखा दिया था। उस समय सरदार तैमूर ने दरगुजर कर दिया था, लेकिन अब मामला उसकी पत्नी का था। वो इस बार उन्हें सजा देना चाहता था, लेकिन अमरीन के कहने पर उसने फिर से उसके चाचा को माफ़ कर दिया था और फिर वो लोग पीछे हट गए थे। दादी जान अपनी पोती से मिलने के लिए आई। काफ़ी देर तक उसके सीने से लगकर वो रोती रही। दादी ने बाद में शहरयार साहब से भी बात की थी, उनसे क्षमा मांगने के लिए। उन्हें सब कुछ बता भी दिया कि किस तरह उन्होंने ही अपनी पोती को बचाने के लिए खुद की हवेली से उसे भगाया था और वो पनाह लेने के लिए आपके पोते के कमरे में छुप गई थी, और आगे जो कुछ हुआ वो तो आपको मालूम ही है। शहरयार साहब मुस्कुराए थे। उन्हें अपने बेटे पर तो पूरा यकीन था कि वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, लेकिन अमरीन पर थोड़ा शक होता था कि वो भला रात के समय उनके बेटे के कमरे में क्या कर रही थी, और अब वो शक भी दूर हो गया था। उन्होंने बड़े प्यार से अमरीन के सर पर हाथ रखा था। उन्हें ये लड़की शुरू से ही पसंद थी, लेकिन अब यह आखिरी कांटा भी उनके दिल से निकल चुका था। शहरयार साहब ने उन्हें तसल्ली दी कि चिंता की कोई बात नहीं, बल्कि हमें तो खुशी है कि हमें एक प्यारी सी छोटी सी बहू मिल गई है जिसने हमारे बच्चे को सुधार लिया है। जब तैमूर ने यह सुना तो वो शरारती अंदाज में अपनी बीवी की ओर देखने लगा, जबकि अमरीन शर्माकर साइड पर खड़ी थी। वो भी खुलकर मुस्कुरा दी। एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी इन लोगों की मुंतजर थी, और सरदार तैमूर खान को अपने बच्चों को सुनाने के लिए एक कहानी भी मिल चुकी थी कि वो और उनकी मम्मा आपस में कैसे मिले थे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसे ही रोमांटिक स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।